अभी तक हमने ना केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है वो एनसीईआरटी बुक से बहुत अच्छे से कर लिया है, बिल्कुल वर्ड टू वर्ड। मेरे ख्याल से हमने कोई भी ऐसी चीज छोड़ी नहीं जो हमारी छोटी से छोटी भी रह जाएगी, है ना। पर अब हम है ना इसके थोड़े से जो नोट्स मैंने बना रखे हैं, जिनकी हार्ड कॉपी मैं तुम्हारे लिए दूंगा, उन नोट्स को पढ़ेंगे जल्दी जल्दी, ठीक है। उनमें थोड़ा सा और डिटेल डाली हुई है जहां पर जरूरत है, जैसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन में थोड़ी जो डिटेल्स है उस एक्टिविटीज की, वो बहुत अच्छे से डाल रखी है नोट्स में। अब देखो सबसे पहले ये चैप्टर क्या है हमारा, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं? केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन है ना दो तीन हो सकती है। जैसे देखो मैं नीरव से पूछ रहा था, वो कुछ और बता रहा था, मैं कुछ और बता रहा था, और तीसरा बच्चा कोई और बता रहा था। इसमें सारी डेफिनेशंस कवर कर रखी है। केमिकल रिएक्शन आर द प्रोसेसेस इन व्हिच न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड, ठीक है ना, ये तो मैंने बताई। इसके बाद द कॉन्स्टिट्यूएंट आइटम्स ऑफ द रिएक्टेंट्स आर रीअरेंज्ड इन द केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में क्या हो जाता है, जो एटम्स है ना कंपाउंड्स के, वो क्या हो जाते हैं, सिर्फ रीअरेंज हो जाते हैं, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस एज प्रोडक्ट्स। अब इससे आगे भी और भी चीजें आएंगी। देखो, ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू अनदर। कोई एक एटम किसी दूसरे एटम में चेंज नहीं होता है कभी भी। क्या होता है, ओनली ए रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस। केमिकल चेंजेस आर आल्सो नोन एज केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल चेंजेस ही केमिकल रिएक्शन होते हैं। एज सब्सटेंस इज सेड टू undergo a chemical changes when the chemical properties of a substance change as a result। ये जो उसने डेफिनेशन बताई थी, क्या होता है, देयर इज ए ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड एटॉमिक बॉन्ड्स एंड देन मेकिंग ऑफ न्यू केमिकल बॉन्ड्स एट द मॉलिक्यूलर लेवल। मतलब सही में क्या होता है कि पुरानी बॉन्ड्स क्या हो जाती है, टूट जाती हैं, ब्रेक डाउन हो जाती है, और नई बॉन्ड्स बन जाती है। ये डेफिनेशन है ना, तुम अपने अकॉर्डिंग जैसा भी तुम्हारे को कंफर्टेबल लगे ना, अपनी लैंग्वेज में खुद बना के लिख सकते हो। तुम्हारे को केमिकल रिएक्शन है ना पता तो चल ही गया है क्या होता है, केमिकल चेंजेस ही केमिकल रिएक्शन, बिल्कुल मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जितनी क्रिएटिव आंसर तुम दोगे ना बेटा, जितनी क्रिएटिविटी तुम अपने पेपर में दिखाते हो ना, सीबीएसई बोर्ड उतना ही है ना ज्यादा खुश हो, समझ गए। बट ये नहीं होना चाहिए कि तुम अपने टॉपिक को ही बदल दो, टॉपिक वही होना चाहिए। केमिकल रिएक्शन मतलब केमिकल रिएक्शन, ठीक है ना, जिसमें न्यू प्रॉपर्टीज के साथ में एक न्यू प्रोडक्ट बन जाता है, एकदम नई चीजें बन जाती है। बट इट डजंट मीन कि एटम ही चेंज हो जाते हैं, एटम सेम रहते हैं, एटम्स कभी भी चेंज नहीं होते, ठीक है। और इससे अलग भाई बॉन्डिंग्स के बारे में कह सकते हैं, पुरानी बॉन्डिंग्स टूट सकती है, नई बॉन्डिंग्स बन सकती है। ये सारे एग्जाम्पल है। जैसे कुकिंग ऑफ फूड भी हमारा केमिकल चेंज है, रस्टिंग ऑफ आयरन भी केमिकल चेंज है भाई, दही बन गई केमिकल चेंज है, जो फ्रूट्स है वो तो ये रेंसिड हो गए हैं, या तुम इन्हें क्या बोल सकते हो, रिपाइनिंग सॉल्ट, कोई बात नहीं। ठीक है, ये सब क्या है, ये हमारे एग्जाम्पल है। कुकिंग ऑफ फूड, रस्टिंग ऑफ आयरन, तुम्हारे को कई बार है ना कंडीशंस दे करके समझना है कि क्या केमिकल चेंज है और क्या नहीं है। तुम्हें अपनी नॉर्मली देखना है भाई किसमें चेंज हो रहा है। अभी वाटर से आइस बन गई, क्या ये कोई केमिकल चेंज है? नहीं है, वही क्या सिर्फ स्टेट चेंज हुआ है। वाटर तो वाटर ही है, वो तो वाटर ही है, और ये एक्चुअल में रिवर्सेबल भी नहीं होते हैं। कुकिंग ऑफ फूड, फूड पका लिया तुमने, दोबारा से उससे आटा बना लोगे क्या? दोबारा से सब्जी को कच्ची कर दोगे पकाने के बाद? पॉसिबल ही नहीं है। तो ये जो चीजें है ना, ये क्या है, हमारी रिवर्सेबल है ही। फिजिकल चेंजेस रिवर्सेबल होते हैं। जैसे इसने थोड़ा सा एग्जांपल दिया है, H2 + O2 गिव्स अस H2O। तुम ये वाले क्या होते हैं, रिएक्टेंट, और ये वाले क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स। और तुम ध्यान दोगे H2 भी गैस है और O2 भी क्या है, गैस है, और H2 क्या बनता है, वाटर बन गया, बिल्कुल एकदम। हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन एक गैस है, मतलब ऐसी गैस है जो ब्लास्ट कर सकती है, इवन उसका थोड़ा सा बबल्स ऑफ हाइड्रोजन भी पॉप साउंड से ब्रेस्ट होता है, समझ गए। और वो पानी के अंदर है, वो गैस वाटर के अंदर है, हम उसे पी रहे हैं, एकदम से उसका नेचर ही चेंज हो गया है ना। पहले कैसे बिहेव कर रही थी और बाद में कैसे बिहेव कर रही है। अब तुम इसी को ले लो, अपना NaCl है ना, वाटर है, NaCl नहीं, ये है नमक, NaCl।
किस किस से मिलकर बना हुआ है भाई? ये बना हुआ है अपना सोडियम प्लस क्लोरीन। चलो क्लोरीन तो गैस है, कोई बात नहीं। सोडियम क्या है? इतना खतरनाक, इतना ज्यादा हाई रिएक्टिव मेटल है कि अगर एयर में खुला छोड़ देना तो उसमें आग लग जाती है, और वो नमक के अंदर है और उसे हम खा रहे हैं। तो मतलब केमिकल चेंज होने के बाद, बॉन्डिंग्स बनने के बाद उसकी क्लोरीन के साथ, उसका नेचर बिल्कुल चेंज हो जाता है, जो हमारे बिल्कुल काम की चीज है। अब इससे आगे राइटिंग केमिकल इक्वेशन, इसके बारे में मेरे ख्याल से ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। ये रिएक्टेंट्स होते हैं, ये प्रोडक्ट्स होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में जो कंडीशंस होती है वह एरो के ऊपर लिखी जाती है। टेम्परेचर जितना भी, अगर हमें ज्यादा या कम करना है, प्रेशर कम या ज्यादा करना है, हीट रिलीज हो रही है तो यहाँ पर प्लस हीट लिखी जाती है, हीट अब्जॉर्ब हो रही है तो यहाँ पर एरो के ऊपर हीट लिख देते हैं, या डेल्टा साइन लगा देते हैं। ट्राइंगल वाले साइन को डेल्टा साइन बोलते हैं। अच्छा, ये गैस लिबरेट हो रही है तो अपवर्ड का साइन लगा देंगे, ठीक है, और प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है तो डाउनवर्ड का साइन लगा देंगे। ये सिंबल्स है, मेरे ख्याल से इनको तो हम कम यूज करते हैं। बट देखो, जो सब्सटेंस सॉलिड फॉर्म में होता है उसके जो लिक्विड फॉर्म में नहीं, पानी में मिक्स सॉल्यूशन की फॉर्म में होता है तो वो क्या, उसको क्या यूज करते हैं, एक्वेस सॉल्यूशन में होता है, ठीक है। जो लिक्विड फॉर्म में है तो उसके आगे एल लगाएंगे, जो गैसियस फॉर्म में है उसके आगे जी लगाएंगे, जो सॉलिड फॉर्म में है उसको एस लगाएंगे, और जो एक्वेस सॉल्यूशन में है उसके आगे AQ लिखेंगे। कोई प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा तो उसके आगे PPT लिख देंगे ब्रैकेट में, समझ गए ना, तो वो क्या है, प्रेसिपिटेट है। और ये भी हीट का मैंने तुम्हें बताया, हीट रिलीज हो रही है, जैसे इस रिएक्शन की बहुत ही अच्छा एग्जांपल है हमारा, इसमें हीट जो रिलीज हो रही है वो एरो पे क्लिक कर दो जरूर इस पर भाई, ये रिएक्शन है हमारा, है ना, ये रिएक्शन CaO प्लस H2O, क्विक लाइम में वाटर मिक्स कर दिया हमने, ठीक है ना, तो इसमें क्या रिलीज होती है, बहुत सारी हीट रिलीज होती है, तो वहां पर प्लस हीट, जहां पर हीट अब्जॉर्ब होती है ना। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जैसे लेड नाइट्रेट की जगह इसमें मैंने डाला है यहाँ कॉपर नाइट्रेट, थोड़ा सा चेंज करके कि रिएक्शन हमारे को रिवाइज हो जाए। हमें ये पता होना है ही पहले से कि मेटल नाइट्रेट क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड, और NO2 और O2 दो गैस रिलीज करेगा। यहाँ पर हीट क्या हुई है, अब जो हुई है, तो यहाँ पर हीट, यहाँ पर हम डेल्टा साइन भी डाल सकते हैं, ठीक है ना, डेल्टा साइन ऑन एरो, डेल्टा साइन डाल सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स, इवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अब तुम थोड़ा सा देखोगे ना बेटा, मैंने यहाँ पर है ना कलर चेंज में कुछ और नई चीज डाली, ये डालने का एक बहुत बड़ा रीजन है। देखो, कलर चेंज में हम नो डाउट वो जो अपना येलो प्रेसिपिटेट और ये प्रेसिपिटेट बन रहे हैं वो रिएक्शन भी डाल सकते हैं कलर चेंज में, कोई भी दिक्कत नहीं है। बट हमारे दो सब्सटेंस है ना, एक तो पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट, थोड़े से बड़े बड़े से फॉर्मूले हैं, K2Cr2O7 और KMNO4, पोटेशियम परमैंगनेट, KMNO4, के का तो तुम्हें पता ही है, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट बोलते हैं KMNO4, और पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या होता है, K2Cr2O7। ये दो फॉर्मूले है ना, नाम थोड़े, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे दिमाग में ना अभी से ये चीजें थोड़ी थोड़ी डलनी स्टार्ट हो जाए, क्या लास्ट में थोड़ा थोड़ा आगे तुम बढ़ोगे ना। ये चैप्टर जो है ना, ये चैप्टर तुम्हारे को बस क्या कर रहा है, केमिस्ट्री के लिए पर प्रिपेयर कर, समझ गए। आगे थोड़ी सी जो हैवी चीजें आई ना, तो तुम एकदम से ये ना समझ लो तो यार ये क्या आ गया, पहले सुना ही नहीं था। तो तुम्हें सुनाने के लिए ये दो वर्ड याद रखना, पोटेशियम डाइक्रोमेट में से अगर हम SO2 पास करवा देते हैं ना, तो इसका कलर ऑरेंज से कैसा हो जाता है, ग्रीन हो जाता है। पहले इसका कलर कैसा था, ऑरेंज था, और जैसे इसमें से SO2 पास करवाई कैसा हो गया, ग्रीन हो गया। ये एक जनरल बात तुम्हें ध्यान रखनी है, ठीक है, खासकर इसके लिए डाला है मैंने K2Cr2O7। और वैसे SO2 टेस्टिंग भी ऐसे ही होती है, अगर किसी रिएक्शन से SO2 रिलीज हो रही है तो उसको चेक कैसे करेंगे हम कि वो SO2 गैस है, हमें दिख थोड़ा रही है। अब जैसे NO2 है, NO2 का तो हमें पता लग जाएगा भाई, ब्राउन कलर की गैस होती है, ब्राउन फ्यूम्स रिलीज हो रहे हैं ना। H2 का टेस्टिंग भी हमें पता है, उसके बबल्स को पॉप साउंड से ब्रेस्ट होंगे। ऑक्सीजन का भी पता लग जाएगा कि वो लाइट को ग्लो करने लग जाएगी, है ना। CO2 का भी पता लगेगा, उसे लाइम वाटर से पास करवाएंगे वो मिल्की हो जाएगा।
SO2 का कैसे करेंगे? SO2 का देखो एक फिजिकल तरीका तो ये है कि उसकी पंजेंट स्मेल होती है, रोटन एग के जैसी बेकार से स्मेल होती है, बट है ना वो किसी और चीज की भी हो सकती है। एक फिजिकल सा मेथड है। अगर केमिकल मेथड की बात करें ना, और अगर तुम अपना आंसर बहुत ही इफेक्टिव देना चाहते हो तो तुम बता सकते हो कि SO2 को हम चेक कर सकते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट से पास करवा के। अगर उसका कलर ऑरेंज से ग्रीन हो गया ना तो इट मींस वो कौन सी गैस है? SO2 गैस। समझ गए ना? SO2 को टेस्टिंग करने का ये तरीका है। इससे अलग भाई हमारा सिट्रिक एसिड और पोटेशियम परमैंगनेट में भी क्या हो जाता है? कलर चेंज हो जाता है पर्पल से कलरलेस। पहले इसका कलर कैसा होता है? पर्पल, और फिर कैसा होता है? कलरलेस। अगर हम पोटेशियम परमैंगनेट में सिट्रिक एसिड मिला देते हैं। ज्यादा नहीं है ये, तुम्हें ऐसा लगेगा कि सर थोड़ा सा फालतू डाल रहे हैं एनसीईआरटी में, तो ये नहीं था, ये ज्यादा नहीं है। ये जो वर्ड्स है ना पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, आगे चल के यूज होंगे हमारी बुक में, हमारे आगे चैप्टर्स में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में ये दो कंपाउंड यूज होंगे, पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट। चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर का तो हमें पता ही है, हीट रिलीज हो रही है, हीट अब्जॉर्ब हो रही है, एक एक्सोथर्मिक है, एक एंडोथर्मिक है, दोनों डाल दो। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक के तुमने भर भर के डाल दिए हैं, और यही क्वेश्चंस में आएंगे। क्वेश्चंस पता है कैसे आएंगे? गिव एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक, ठीक है ना? गिव एन केमिकल इक्वेशन, गिव एन केमिकल इक्वेशन ऑफ एंडोथर्मिक, ठीक है ना? एंडोथर्मिक डिकम्पोजिशन कॉम्बिनेशन, या ये हमारा एक्सोथर्मिक। ये रिएक्शन है ना तुम्हारे को भाई बिल्कुल एकदम रिटर्न में आने चाहिए, तुम फटाक से अपना आंसर दो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कल को भूल जाओगे। अब तुम भूल नहीं सकते हो बेटा। बात है ना अब ये है कि तुम्हारे को ये चीजें है ना अपनी रूटीन हैबिट में बना के, और जब पढ़ोगे ना तभी बात बनेगी। अब ये रट्टे में तुम्हारे यहाँ नहीं मरवा सकता। अगर मैं तुम्हारे को अभी पूछने जाऊँ एक एक रिएक्शन को, एक एक बच्चे को पूछने लगे, ठीक है ना? अब तुम बता सकते हो कि एक्सोथर्मिक का कोई एग्जांपल? हाँ, क्या बताएगा? CO प्लस H2 CaO। हाँ CaO सर, हाँ ठीक है, मैं समझ गया। CaO क्विक लाइम प्लस वाटर, क्विक लाइम प्लस वाटर, क्विक लाइम प्लस वाटर, क्विक लाइम प्लस वाटर गिव्स अस स्लेक्ड लाइम प्लस हीट। ठीक है, स्लेक्ड लाइम CaOH होल ट्वाइस, स्लेक्ड लाइम CaOH होल ट्वाइस। बिल्कुल एकदम ये चीजें तुम्हारे दिमाग में है ना ऐसे भर जानी चाहिए, जैसे निकलता है ना अंदर से भाई ABCD, तुम्हारे को कभी लर्न करने की जरूरत नहीं है ना, किसी भी टाइम होगा निकलेंगे अपने आप ही, ऐसे ही निकलने चाहिए। स्लेक्ड लाइम CaOH होल ट्वाइस, मार्बल CaCO3, क्विक लाइम CaO। और ये होगा तब जब तुम थोड़ा सा टाइम दोगे। देखो अब आधे घंटे की क्लास में तुम ये सोच लो कि भाई हमारा सब कुछ भला हो जाएगा, नहीं होने वाला। अगर तुम्हारे को 95% नंबर चाहिए ना बेटा, तो तुम्हें करना पड़ेगा। और हंसने वाली बात नहीं है, 95% जो है ना भाई लाते हैं बच्चे, ठीक है? और तुम्हारे पेरेंट्स भी तुमसे 95% की उम्मीद लगा के बैठे हैं, समझ गए? और सोचने में, कोशिश करने में कुछ नहीं जाता। 95% का माइंड सेट बनाओगे ना तो वो उस माइंड सेट से जाओगे, वो भी बहुत फायदा करता है। नंबर तो चलो ऊपर नीचे हो जाते हैं, बट माइंड सेट तुम्हारा 95% का है ना, ये भी सबसे बड़ी बात। अब बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन की मेरे ख्याल से बात करने की कम ही जरूरत है। बैलेंसिंग का तो हमें पता ही है, हमें क्या करना है भाई, रिएक्टेंट्स में और प्रोडक्ट्स में नंबर ऑफ एटम्स जो है ना हर एक एलिमेंट के क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए, सेम होने चाहिए, तो हमारी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। यहाँ याद रखने वाली बात ये है, क्या केमिकल रिएक्शन इक्वेशंस आर बैलेंस्ड टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इन केमिकल इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन किस लिए करी जाती है? टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बहुत बार ये क्वेश्चन आता है पेपर में, बहुत जनरल सी बात है, और मेरे ख्याल से ये बात कोई रट्टा मारने वाली नहीं है ना। दोनों तरफ हम बैलेंस क्यों करते हैं? क्योंकि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमने 9th क्लास में पढ़ा है कि मास ऑफ एनी एलिमेंट नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन एनी केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में, किसी भी कॉम्बिनेशन में
मैंने तुम्हें बताया भी 10 बार बताया था ना। ये तो हम साइंस में पढ़ रहे हैं भाई, गीता जना भगवत गीता के इंट्रोडक्शन में ही लिखा हुआ है। कितने हजारों साल पहले शायद वो बुक लिखी गई होगी, ठीक है ना, वहां पर लिखा हुआ है ये चीज कि कोई भी जो है ना एक ह्यूमन बींग्स या कोई भी अपने आप को कितना ही बड़ा स्ट्रॉन्ग पर्सन बन जाए, समझ ले, पर सही में हम है ना इस यूनिवर्स के किसी एक एटम का भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। किसी एक एटम का कुछ भी कर लेंगे ना, एटम डिस्ट्रॉय नहीं होगा भाई। एटम तो यूं का यूं रहेगा। एटम क्या होगा, वो एक से दूसरे में चेंज, मतलब बॉन्डिंग्स टूट जाएंगी बस, पर किसी एक एटम का भी कुछ नहीं बिगाड़ा जा सकता। अभी बैलेंसिंग का तो पता लग गया तुम्हारे को। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, कॉम्बिनेशन नाम से ही पता चल रहा है, जब दो रिएक्टेंट है और एक प्रोडक्ट है, जब दो रिएक्टेंट से या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं बट प्रोडक्ट एक ही बने, तो वो क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ज्यादातर कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होते हैं, एक्सोथर्मिक होते हैं, ठीक है ना, C+O2 CO2 कार्बन, अच्छा मेटल के ऑक्साइड्स बना दो। अब किसी ने सल्फाइड तो बना दिया, बट सल्फाइड सबके नहीं बनते, किसी किसी के नहीं बनते, बट ऑक्साइड लगभग सभी के बनते हैं जितने भी उठा लो तुम। पोटेशियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, कौन से भी मेटल के ऑक्साइड बना दो, सारे ये क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया। डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन को मैंने इसमें ना नोट्स में थोड़ा ज्यादा डिटेल में डाला हुआ है, क्योंकि डिकम्पोजिशन से मैंने तुम्हारे को बता रखा है बेटा 3 नंबर का क्वेश्चन कंफर्म। जितने यूटी वगैरह होंगे उनमें भी और जितने भी आगे बोर्ड क्लास में भी 3 नंबर का एक क्वेश्चन कंफर्म है। वो तुम आज कंफर्म कर लो, आज ही पक्का कर लो, तो तुम्हारे को पूरा साल उसको घिसना नहीं पड़ेगा बेटा। नहीं तो लास्ट में जाकर के भी जब मैं तुम्हारे को करवाऊंगा ना, ठीक है ना, अब जो बच्चे लास्ट ईयर थे जिनने पूरा साल पढ़ाई ये नहीं करी, उनको लास्ट में मैंने यही चीजें रटवा के दे दी थी, भाई केमिस्ट्री के ये क्वेश्चन कर लेना, तो तुम्हारे केमिस्ट्री में 15 से 20 नंबर आ जाए। 25 नंबर की केमिस्ट्री आएगी लगभग, तो उसमें से 15 से 20 नंबर के भाई गिने चुने ये क्वेश्चन है, ये कर लेगा ना, और वही आ वही कॉन्सेप्ट आपको पिछले साल का बोर्ड का पेपर यहाँ रखा हुआ है, मैं तुम्हारे को दिखाऊंगा कि यहाँ से क्या आया हुआ। अभी इसी साल जो बोर्ड का एग्जाम हुआ है ना, उसका बोर्ड का पेपर रखे हुए हैं, तीनों सेट रखे हुए हैं। अब भाई थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन क्या है बेटा, जिसमें हम हीट खुद से प्रोवाइड करके और क्या कर देते हैं, उस रिएक्टेंट को डिकम्पोज कर देते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं इनटू 2 और 3 प्रोडक्ट्स। एक रिएक्टेंट होता है, 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट्स होते हैं। इस रिएक्शन को बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। देखो मैंने तुम्हारे को डिटेल में डाला हूँ। द फेरस सल्फेट क्रिस्टल विच आर अवेलेबल इन साइंस लेबोरेटरी आर एक्चुअली फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेटेड, हेप्टाहाइड्रेटेड, क्योंकि फेरस सल्फेट डॉट 7H2O को 7H को हम क्या बोलते हैं, हेप्टा बोलते हैं। जैसे 6 को हेक्सा, 5 को पेंटा, है ना, इस तरह 7 को क्या बोलते हैं, हेप्टा। तो एक्चुअल में जो लैब में हमारे को फेरस सल्फेट होता है वो किस फॉर्म में होता है, फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेटेड होता है 7H2 के फॉर्म में। दे कंटेन 7 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, दीज क्रिस्टल्स आर ग्रीन इन कलर। इतनी सिंपल लैंग्वेज में एकदम समझ में आ जाए भाई, समझने की जरूरत भी नहीं है, पढ़ने से समझ में आ जाएंगी चीजें। 7 molecule of water of crystallization, these crystals are green in color. When the green colored ferrous sulfate hydrated crystal are heated, जब उसे हीट करेंगे, they first पहले क्या होगा, lose 7 molecule of water of crystallization। क्या होगा, 7 molecule को क्या कर देगा, वो lose कर देगा, to form अनहाइड्रस फेरस सल्फेट। मतलब अब हमारे पास जो फेरस सल्फेट बच गया वो कैसा है, अनहाइड्रस, मतलब उसमें पानी नहीं है। जो ये 7H2O था ये क्या हो गया, लूज हो गया। अब क्या बोला इसने, विच इज व्हाइट इन कलर। देखो ये चीज मैंने डाल रखी है कि फेरस सल्फेट का जब क्रिस्टल है ना वो 7H2O के साथ है तो उसका कलर कैसा है, ग्रीन, और जब फेरस सल्फेट कैसा है, अनहाइड्रस है, तो उसका कलर कैसा है, व्हाइट। ये हमारी एनसीईआरटी में इस वाली चीज को बाईपास कर दिया, फेरस सल्फेट का, अनहाइड्रस फेरस सल्फेट का कलर नहीं बता रखा, जो तुम्हें पता होना चाहिए, इन कलर। एंड देन द अनहाइड्रस सल्फेट
एनहाइड्रस फेरस सल्फेट डीकंपोज टू गिव फेरिक ऑक्साइड, क्या बनेगा? फेरिक ऑक्साइड विच इज ब्राउन इन कलर। फेरिक ऑक्साइड तो कहीं भी आ जाए तुम्हें पता होना चाहिए, Fe2O3 का कलर कैसा होता है? तो ब्राउन होता है। एंड सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये इसकी केमिकल इक्वेशन हमने यहाँ पर लिखी हुई है। ये फेरिक ऑक्साइड SO2 और SO2। तो सबसे पहले क्या होता है, जब भी ये क्रिस्टल हीट होते हैं, पहले डीक्रिस्टलाइजेशन होती है और फिर क्या होती है? डीकम्पोजिशन होती है। समझ गए? अब इससे आगे वाला जो हमारा ये है लेड नाइट्रेट वाला, ये भी है। व्हाट हैपेंस व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड? क्वेश्चन। इसमें भी इन दिस डीकम्पोजिशन रिएक्शन ऑफ द कलरलेस कंपाउंड लेड नाइट्रेट, व्हाइट भी बोल दो इसे, ठीक है ना? व्हाइट कंपाउंड है हमारे पास, कौन सा? लेड नाइट्रेट का। और फिर हमने उसे क्या करा, जब उसे हीट किया तो येलो कंपाउंड बन गया हमारा, कौन सा? लेड मोनोऑक्साइड। मोनोऑक्साइड बोल दो या लेड ऑक्साइड बोल दो, एक ही बात है इसमें, ठीक है? क्योंकि ये लेड ऑक्साइड ये सिंगल ऑक्सीजन के साथ ही होता है। जहाँ ऑक्सीजन सिंगल होती है ना, वहाँ मोनोऑक्साइड बोल देते हैं। जहाँ ऑक्सीजन 2 है ना किसी कंपाउंड में, तो डाइऑक्साइड बोल देते हैं। जहाँ 3 है वहाँ ट्राइऑक्साइड बोल देते हैं, ठीक है? जैसे देखो यहाँ पर SO2 और SO3 को क्या बोल दिया इसने? सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। समझ गए? SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड। और क्योंकि ये फॉर्मूले में लेड ऑक्साइड है, सिर्फ एक ऑक्सीजन है ना, तो इसे लेड मोनोऑक्साइड बोल दिया। ये वोकैब्स है ना, कंफ्यूज ना हो तुम, मैं तुम्हारे को इसलिए क्लियर कर रहा हूँ ये चीजें, ठीक है? अब NO2 को क्या बोलेंगे? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और ये तो ऑक्सीजन है। अब ये चीज इसमें डाली हुई नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस आर। अब इसके बाद फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन का तो बिल्कुल आसान है, AgBr और Ag। देखो ये कैसे थे? ये थे भाई, एक चीज और है यहाँ पर मैं तुम्हारे को बताऊं, सिल्वर कलर सिल्वर AgBr था हमारा। और AgBr को जब हमने सनलाइट में रख दिया, AgBr जो है ना सिल्वर ब्रोमाइड कैसे कलर का पाउडर है? व्हाइट से कलर का पाउडर है। और जब हमने उसे डिकम्पोज कर दिया तो ब्रोमीन क्या हो गया? उड़ गया और सिल्वर बच गया। सिल्वर का कलर कैसा होता है? थोड़ा सा ग्रेइश होता है, ग्रेइश कलर। तो यहाँ पर है ना कलर चेंज के बारे में काफी क्वेश्चंस आ जाते हैं। अगर हमने इसे सनलाइट में रख दिया तो इसका कलर कैसा हो जाएगा? ग्रेइश कलर, है ना? थोड़ा सा ग्रेइश कलर। दिस रिएक्शन इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, डाला हुआ है, ठीक है? अब ये हमारा भाई H2O का डिकम्पोजिशन, जिसे हमने क्या करा? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इसका जो ये डाला हुआ है अपना ये ग्राफ सा, ये क्या डायग्राम, इस डायग्राम को थोड़ा सा और मैंने बड़ा सा डाला है इसलिए क्योंकि तुम्हारे को क्लियरली दिखे कि जो ऑक्सीजन वाला जो जगह है ना वो क्या है? कम है, और हाइड्रोजन वाली कितनी है? ज्यादा है। तो तुम्हें यहाँ पर क्लियरली दिखे कि भाई हमारी ऑक्सीजन गैस कम है और हाइड्रोजन गैस ज्यादा है। डबल क्यों है? डबल बिकॉज, ठीक है ना? ये क्या देखो लिखा हुआ है, 2 volumes of hydrogen gas and 1 volumes of oxygen. We conclude that the ratio of hydrogen and oxygen elements in water is 2:1 by volume. सीधी सी बात है, H2O के कंपाउंड में हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है, इसीलिए हाइड्रोजन इज डबल देन ऑक्सीजन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भाई, जब एक हाई रिएक्टिव मेटल लो रिएक्टिव मेटल के आयंस को क्या कर देता है? डिस्प्लेस कर लेता है, उससे छीन लेता है। ये बेटा जो जितने भी ये रिएक्शन है ना, ये जिस पर आज मैं कवर करवा रहा हूँ, ये 6 दिन में कवर हुआ है, ठीक है? आज बहुत मोटा मोटा करवा रहा हूँ, बहुत अच्छे से डिटेल में डालना हुआ है बना दे। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ ना, यू क्लास रिकॉर्डेड है, ठीक है? देख लियो, अगर तेरे को वहां से समझ में आएगा तो ठीक है, नहीं तो 1 तारीख से हम करेंगे। पर समझने के लिए तेरे को यहाँ नहीं सारी चीजें एकदम से समझ में आएंगी, तेरे को वो चीजें समझने के लिए ना वहाँ उस पे जाना पड़ेगा या दोबारा से समझ लो। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लिखा हुआ है, रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स फ्रॉम इट्स कंपाउंड्स आर कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पर मेटल भी यूज कर सकते हो तुम, ठीक है? हाई रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड्स आर कॉल्ड रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस द, यहाँ पर है ना देखो एक चीज खा गया, बीच में लिखा नहीं, डिस्प्लेस द आयंस ऑफ, ठीक है ना? आयंस तो लिखे नहीं यहाँ पर,
डिस्प्लेस द आयंस ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल। जैसे हमारा ये तो था हाई रिएक्टिव जिंक और कॉपर है लेस रिएक्टिव, है ना। और कॉपर के पास कौन सा आयन है यहाँ, SO, ठीक है ना। 9th क्लास में जाओगे तो आयंस भी तुम्हारे को याद आ जाएंगे, सल्फेट, सल्फाइड, ये सब क्या क्या है। अब हमारे कॉपर के पास कौन सा आयन है, सल्फेट है भाई, SO4, तो इसलिए इसका आयन चिल है, ठीक है भाई। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, जब दोनों के दोनों क्या कर देते हैं, अपने अपने आयंस को एक्सचेंज कर लेते हैं भाई, NaOH और HCl, HCl इसने दे दिया और OH इसने दे दिया, तो ये H2O हो गया और ये NaCl हो गया। प्रेसिपिटेशन में इसमें एक प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाता है, जब जिसमें एक प्रेसिपिटेट रिएक्शन बन जाता है वो क्या होता है, हमारा प्रेसिपिटेट बन जाता है, वो क्या है, जैसे यहाँ पर लेड आयोडाइड क्या बना था, PPT बना था, ये एक्टिविटी भी करी थी हमने। ऑक्सीडेशन रिडक्शन पे आ जाओ भाई, ऑक्सीडेशन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और हमारा रिडक्शन क्या है, रिडक्शन है गेन लूज ऑफ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड गेनिंग ऑफ हाइड्रोजन। देखो इसके बाद है ना, मैंने ये चीज और डाली हुई है, लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड गेन ऑक्सीजन और लूज हाइड्रोजन। अब ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का ये वाला कॉन्सेप्ट है ना बेटा, ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में ये लाइन तुम्हें समझ में नहीं आई, ठीक है। सब्सटेंस लूजेस इलेक्ट्रॉन्स और गेनिंग ऑक्सीजन और लूज हाइड्रोजन। अब मेरी बात सुनना, ये वाली चीज तुम समझने की कोशिश अभी करना भी मत, मैं तो यही कहूंगा, ठीक है। अगर ये समझने की कोशिश करोगे ना बेटा, तो जो तुमने समझा है ना उसमें कंफ्यूज हो जाओगे। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में सीधी एक बात ध्यान रखना, पहले तो ऑक्सीडेशन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है और रिडक्शन रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। दूसरी बात इसके साथ थोड़ी सी याद रखनी है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन, और रिडक्शन मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, वो क्या है, रिडक्शन। और जब दोनों ही एक ही बार में हो रहे हैं तो रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का तुम्हारे को ना समझना है सिर्फ यहाँ से भाई, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। अब ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट में ये देखो ही मत कि एजेंट ढूंढना है, तुम्हें क्या ढूंढना है, सब्सटेंस। अब ये वाला रिएक्शन मैंने थोड़ा सा अजीब सा डाला हुआ है यहाँ पर, पता है क्यों, क्योंकि ये चीजें तुम्हें कंफ्यूज कर सकती है। अब हमारे पास यहाँ पर इसमें कहीं ऑक्सीजन है ही नहीं, अब ऑक्सीजन ही नहीं है हमारी, तो हम क्या देखेंगे फिर, हम हाइड्रोजन भी देख सकते हैं, ठीक है ना। अब जहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, ठीक है ना, हाइड्रोजन रिमूव होना क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस। अब हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया, तो ये क्या है, ये है ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस। जो ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस होता है भाई क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट, समझ गए। और जहाँ पर हाइड्रोजन ऐड हुई है वो क्या है, रिड्यूसिंग सब्सटेंस, समझ गए ना। जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है वहां हाइड्रोजन देखना पड़ेगा तुम्हारे। जितने भी एग्जाम्पल हमारे एनसीईआरटी में आए थे सारे ऑक्सीजन वाले आए थे ना, तो हमारे को सिर्फ ऑक्सीजन देखने की जरूरत पड़ेगी, बट साथ में हाइड्रोजन वाली भी तो बात है ना, तो ये देखनी भी उतनी आसान है जितना ऑक्सीजन, पर यहाँ पर उल्टा है बस। जहाँ पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो गई, किसके अंदर हो गई, क्लोरीन के अंदर, ठीक है ना। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, रिड्यूसिंग सब्सटेंस, और रिड्यूसिंग सब्सटेंस क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उल्टा तो नहीं बोल गया मैं। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिड्यूसिंग ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस होता है, ठीक है ना। तो वो तो ये है। और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, रिडक्शन, तो रिड्यूसिंग सब्सटेंस होगा, तो ये रिड्यूसिंग सब्सटेंस होगा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आएगा, हर बार आएगा, ठीक है ना। जो चीजें है ना, तो इस चैप्टर में है ना, कुछ चीजें तो ऐसी है बेटा गिनी चुनी जो हर बार तुम्हारे एग्जाम में रिपीट होगी, समझ गए। अब इससे आगे हमारा कोरोजन, और देखो कोरोजन की डेफिनेशन भी लिखी हुई है, स्लो प्रोसेस ऑफ डिकेइंग एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल। यहाँ पर थोड़ा सा डाल दो सरफेस ऑफ मेटल्स डाल दो, क्योंकि कोरोजन क्या है, एक सरफेस फिनोमिना है, सिर्फ मेटल के सरफेस पे होगा, फिर डायरेक्ट स्टार्ट होगा।
तो यहाँ लिखना द स्लो प्रोसेस ऑफ डीके एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द सरफेस ऑफ metals due to the action of air, moisture and acids is called corrosion. For example, iron क्या करता है with oxygen present in air in the presence of water. ऑक्सीजन और वाटर दोनों के प्रेजेंस के कारण क्या हो जाता है, रेडिश ब्राउन हो जाता है, जिसे बोलते हैं हम रस्ट। और रस्ट का फॉर्मूला, अब ये देखो, ये फॉर्मूले मैंने यहाँ डाल दिए हैं जो मैंने तुम्हारे को लिखवाए। क्या था? केमिकल फॉर्मूला ऑफ रस्ट इज दिस, फेरिक ऑक्साइड डॉट XO। और केमिकल फॉर्मूला ऑफ ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, कॉपर के ऊपर ग्रीन कोटिंग होती है, उसका केमिकल फॉर्मूला कॉपर कार्बोनेट डॉट कॉपर हाइड्रोक्साइड। एंड केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर इज सिल्वर सल्फाइड Ag2। प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन बहुत ही सिंपल मेथड है, तुम्हें पहले से पता है। केमिकल मेथड देख लेना, गैल्वेनाइजेशन और इलेक्ट्रोप्लेटिंग। क्रोमियम प्लेटिंग को भी कह सकते हो तुम, इलेक्ट्रोप्लेटिंग ही होती है। रेंसिडिटी, ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, और जिसकी वजह से क्या हो जाता है, वो उनका टेस्ट चेंज हो जाता है, खराब हो जाता है, फूड रखा हुआ घर का बाहर, वो रेंसिडिटी है। रेंसिडिटी में देखो मैंने ये भी डाले हुआ है, एंटीऑक्सीडेंट यूज करे जाते हैं, क्या? BHA एंड BHT। एंटीऑक्सीडेंट्स आर यूज्ड टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल। स्टोरेज ऑफ फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स आल्सो डीएक्सेलरेट ऑक्सीडेशन। इससे अलग ऑक्सीडेशन के मेथड और भी बहुत सारे हैं हमारे पास, है ना। नॉर्मली जो यूज करते हैं, क्या करते हैं, अचार को विनेगर मिला करके, विनेगर भी एक एंटीऑक्सीडेंट है, ठीक है। और ऑयल डाल के भाई गर्म करके दूध को फ्रिज में ठंडा रख के ऑक्सीडेशन से बचा सकते हैं। अब आ जाएंगे भाई हमारे क्वेश्चन, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या करेंगे हम, ऐसे रोक देंगे, है ना, रोक दे ऐसे। अब ये सबसे नीचे वाला क्वेश्चन है, इसमें देखो बोला हुआ है, इन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर व्हाई इज द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड ओवर वन इलेक्ट्रोन डबल दैट गैस कलेक्टेड ओवर द अदर इलेक्ट्रोन। इसका आंसर नीरव देगा, नीरव देगा। आज भी बताया है, कल भी बताया था, परसों भी बताया था, यही कॉन्सेप्ट। बता मेरे को जल्दी से, फर्स्ट का आंसर बता। क्वेश्चनिंग सेशन इसी में डाल दिया, मान लो तुम, ठीक है। आज क्वेश्चनिंग सेशन अलग से डालने की जरूरत नहीं है, यहीं पर क्वेश्चनिंग सेशन डाल दिया। जल्दी बता भाई क्वेश्चन, ये थोड़ा और बड़ा कर सकते हैं। ले अगर नहीं आता टाइम पास नहीं करना, जल्दी नहीं आता, यस और नो। नो, हाँ भाई आ रहा, तू बताइए। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रेशियो, क्या रेशियो? रेशियो क्या, कौन सा वन में कौन सा टू में? हाइड्रोजन यार तुम सो, ठीक है बेटा। बेटा एक तो ना देखो, हमारे को क्लास का माहौल बिल्कुल भी खराब नहीं करना है। जब कोई आंसर नहीं देता तो उसके ऊपर हंसना तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। और फिलहाल तो हम इस चैप्टर को पहली बार ही कर रहे हैं, ठीक है। तो किसी को आंसर नहीं आना है तो नॉर्मल सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं। पर बेटा मैं तुम दोनों को इसीलिए पॉइंट आउट कर रहा हूँ क्योंकि तुम हो वीक पॉइंट, और मैं इस बार है ना कोई वीक पॉइंट नहीं रखना चाहता। मेरे को पता है लगभग और सभी बच्चों को इस चीज का आंसर पता है, तुम्हें छोड़ दो, और मैं तुम्हारा पीछा छोड़ूंगा नहीं इस बार, इस बात का ध्यान रखना। पिछली बार तो बेटा 9th क्लास की कोई बात ना, मैं बहुत चीज़ा ने पास आउट कर दिया था, मैं कोई बात ना, चल बारह गए, पर इस बार नहीं करूँगा। पहला क्वेश्चन तुमसे ही पूछा जाएगा हर बार, और मैंने तुम्हारे को बताया कि H2O यार फॉर्मूले में दिख नहीं जाएगा तुम्हारे को। हाइड्रोजन कितना है? 2, और ऑक्सीजन कितना है? 1। क्या तुम्हें ये दिखाई नहीं दे रहा है यार? कितनी बार मैंने तुम्हें बताया है भाई? आरब दिख रहा है तो फिर देते क्यों नहीं आंसर तुम? यार एक्टिविटी इतने अच्छे से समझाई थी, उस एक्टिविटी पे हमने काफी टाइम लगाया था, H2O वाली एक्टिविटी पे, और डिकम्पोजिशन रिएक्शन पे स्पेशली हमने एक दिन एक लेक्चर सिर्फ डिकम्पोजिशन, इवन थर्मल डिकम्पोजिशन पे बस, उसमें फोटो और केमिकल फोटो डिकम्पोजिशन और इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन भी कवर नहीं करवाया था। सिर्फ 3 एक्टिविटी पे पूरा एक लेक्चर लगा रखा, जब भी तुम्हारे दिमाग में ये बात नहीं गुजरी है,
जब हम H2O को डिकम्पोज करेंगे तो क्या निकलेगा उसमें से, क्या निकलेगा जब H2O को डिकम्पोज करेंगे तो बता जल्दी। हाँ, H2O को डिकम्पोज H2O के टुकड़े करेंगे, है ना, तो उसमें से क्या निकल के आएगा? डिकम्पोज होने का मतलब क्या होता है, मेरे को ये बताओ। हाँ भाई, हाँ, एक तो है ना, तुम है ना ये हेल्पिंग हैंड बनना बंद करो, ठीक है बेटा, मेरे को सिखा लो, नहीं तो तुम सिखा लो बेटा, तो कोई बात ना, मैं तो बैठ जाऊंगा। हाँ भाई बता। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, अरे H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना हुआ है, दिख रहा है तेरे को? अंधा है क्या तू? तेरे को दिख रहा है ना बेटा कि H2O किससे बना हुआ है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना हुआ है। अब जब उसको तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही तो बनेंगी। अरे एक हमारे बैग के अंदर लाल बैग है, लाल बॉल है और रेड बॉल है और व्हाइट बॉल है। जब हम उनको निकालेंगे तो रेड और व्हाइट ही तो निकलेंगी ना। अरे H2O को अगर हम सेपरेट करेंगे तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही निकलेंगी। ये इतनी सी छोटी सी बात तेरे को समझ में क्यों नहीं आ रही है नीरज? बेटा वो उसमें मत जा, डिप्रेशन में मत जा। मेरे को लग रहा है तू प्रेशर में जा रहा है, थोड़ा सा प्रेशर मान रहा है, पता नहीं किस बात का मान रहा है प्रेशर। अभी स्टार्टिंग है, समझ गया? कॉन्फिडेंस दिखा, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दिखा, समझ गया? तेरा दिमाग हैंग हो जाता है क्या? फिर इतनी सिंपल सी बात तेरे को समझ में नहीं आ रही है क्या? H2O को डिकम्पोज करेंगे तो क्या निकल के आएगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। थोड़ा सा तेज बोल लिया अगर, कोई बात नहीं। अब H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कितनी कितनी निकलेगी? हाइड्रोजन है 2, हाइड्रोजन 2। अगर एक H2O को तोड़ेंगे तो हाइड्रोजन के 2 एटम निकलेंगे और ऑक्सीजन का 1 एटम निकलेगा। सिर्फ यही तो क्वेश्चन है ये। इसलिए is electrolysis of water, in electrolysis of water, why is the volume of gas collected over one electrode double that of gas collected over the other electrode? भाई एक से दूसरी में डबल होगी, कौन सी डबल होगी? हाइड्रोजन डबल होगी। क्यों होगी? अब एक आंसर और मैं यहां से पूछना चाहूंगा बेटा, जोंटी, हाइड्रोजन कौन से इलेक्ट्रोड पे जाएगी और ऑक्सीजन कौन से इलेक्ट्रोड पे? तू आया था नहीं था 2 दिन, है ना? तू बताओ मुझे। हाइड्रोजन कैथोड पे जाएगी, हाँ, और ऑक्सीजन एनोड। ऑक्सीजन एनोड पे जाएगी, बिल्कुल एकदम राइट आंसर। क्योंकि एनोड क्या है? इलेक्ट्रो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन है ना, और ऑक्सीजन क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्यों होती है ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये और बता दो। हाँ, क्यों? हमें कैसे पता लगा ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है? हमने पिछले साल वैलेंसी करी थी, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है? हाँ, 2 प्लस माइनस में -2 है ना, तो माइनस आ गया ना उसकी वैलेंसी के साथ, क्या आ गया? -2। तो इसीलिए वो क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव। और इलेक्ट्रोनेगेटिव हमें पता है डिफरेंट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, तो नेगेटिव चार्ज को कौन सा चार्ज अट्रैक्ट करेगा? पॉजिटिव वाला। और एनोड क्या है? इलेक्ट्रो पॉजिटिव। तो एनोड पे जाएगी हमारी ऑक्सीजन। अब ये बैलेंस करनी है भाई। हाँ भाई यार, बता बैलेंस करके इसमें कहा क्या आएगा? इतना टाइम लगने का नहीं है भाई। ये NO2 है, सॉरी ये PbNO, NO3 है, NO2 नहीं, लेड नाइट्रेट, लेड ऑक्साइड, NO2 कर दोगे इसे बैलेंस से? यस सर। है मेरे, तू भी कर बैलेंस, जल्दी कर। उसमें मत देखा है, इतना ज्यादा मत बने, बंद कर उसे। देख फिर भी देख, इतनी हिम्मत है बंदे की। कॉन्फिडेंस की तो कमी नहीं है तेरे में, करती भी है, मना करते करते भी तू देख जाए तो इसका मतलब तू पागल बना रहा है।
मेरी शक्ल पे देख के करेगा क्या बैलेंस? हो गया भाई बैलेंस? होगी भाई? होगी? पेन कॉपी निकाल ले फिर। बैलेंस होगी भी तुम्हारी भी है इक्वेशन। हाँ बेटा रिया नहीं हुई। अब क्वेश्चन आएंगे सारे मिक्स। बेटा बैलेंसिंग की प्रैक्टिस कर लो थोड़ी प्रैक्टिस, मान लो बात को। बैलेंसिंग का एक क्वेश्चन हर बार आएगा, ठीक है? बैलेंसिंग का एक क्वेश्चन हर बार आएगा। अब तुम यहाँ देख लो यार, यहाँ नाइट्रेट ऑक्सीजन के कितने हैं? 6। यहाँ ऑक्सीजन के कितने हैं? 5। तो हमें क्या करना पड़ेगा? 2 PbO 2 PbO कर दो। तो ऑक्सीजन के तो 6 हो गए, नाइट्रोजन का 1 और नाइट्रोजन के यहाँ कितने हैं? 2। तो यहाँ 2 करना पड़ेगा, है ना? यहाँ 2 लगा दिया। PB क्या कर 2 लगा? कहाँ है? यहाँ PB क्या करना? यहाँ आपका यहाँ 2 लगा दिया तो ऑक्सीजन के 12 हो गए यहाँ। जो तो सर वहाँ PB के 2 हो गए। हाँ अरे यहाँ PB का 1 है। 2 PbO plus 4 NO2 plus O2। और यहाँ क्या लगेगा? उधर 2 लग जाएगा, उधर 2 लग जाएगा। फिर पर ये सरेंडर को क्या कर फॉर्मूला? उधर 2 लगेगा तो ये नाइट्रोजन 4 हो जाएंगे यहाँ पर। हां तो यहाँ पर क्या लगेगा? 4 लग जाएगा। PB क्या? और PB को क्या कर? ये आ गया बिल्कुल सही है, एकदम सही है, ठीक है? अब इससे आगे देखो, व्हाट हैपेंस केमिकली व्हेन क्विकलाइम इज एडेड टू वाटर। जल्दी बताओ मेरे को भाई नीरव, क्विकलाइम में पानी मिलाया हमने, वाटर मिला दिया, क्या बना? क्या हुआ? हाँ तेज बोल। सिलेक्ट लाइन बना और हीट रिलीज हो गई। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। व्हाट हैपेंस केमिकली व्हेन क्विकलाइम इज एडेड टू वाटर। क्विकलाइम का क्या फॉर्मूला होता है? CaO में H2O मिला है तो सिलेक्ट लाइन बन गया। सिलेक्ट लाइन का क्या फॉर्मूला होता है बेटा? CaO नहीं होता, CaO तो क्विकलाइम होता है। CaOH होल ट्वाइस लिखा हुआ है बाहर, आते जाते जितनी बार जाएगा पढ़ के जाएगा, ठीक है? पहले आते यही सुना करूंगा, आगे फिर चलेंगे। ये देखो रिएक्शन जो हमारा होता है कैल्शियम ऑक्साइड और H2O का, ये केमिकल रिएक्शन में आंसर देना। ऑन व्हाट बेसिस इज ए केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड? हाँ बेटा, किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं? ऑफ सेटिस्फाई कर सकते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। इस बैलेंस ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अरे ये हीट होता है ना, तो वो ना जैसे कोई भी चीज उबलती है तो हिसिंग साउंड नहीं होता यार, वही चीज है। What change in color is observed when white silver chloride is left exposed to sunlight? हाँ, सिल्वर क्लोराइड है, हमने सनलाइट में रख दिया तो क्या कलर चेंज ऑब्जर्व हुआ तुम्हारा? अब ग्रेइश, अभी डिस्कस करा था, कैसा हो जाता है? ग्रेइश कलर होता है। गिव टाइप, स्टेट द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। कौन सा टाइप? फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन बहुत अच्छा रहेगा। राइट ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन बिटवीन सोडियम क्लोराइड एंड सिल्वर नाइट्रेट। सोडियम क्लोराइड एंड सिल्वर नाइट्रेट कर सकते हो? क्यों भाई? दोनों के क्या एक्सचेंज कर दो आयंस को, करना ही क्या है इसमें? अरे सोडियम के पास क्लोरीन है और सिल्वर के पास नाइट्रेट है, तो बनेगा क्या? हमारे पास बनेगा सोडियम नाइट्रेट एंड सिल्वर क्लोराइड, ठीक है ना? हाँ, इसमें जो सिल्वर क्लोराइड है वो क्या है? प्रेसिपिटेट है। अच्छा, इसके बाद लो भाई तुम स्टेट द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज में कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनता और केमिकल चेंज में नया प्रोडक्ट बन जाता है।
कोई दिक्कत ही नहीं है। देयर केमिकल चेंज है, न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। व्हाट इज द मीन बाय केमिकल रिएक्शन? Chemical change occurs. When chemical change occurs, when chemical reaction is changing. AgNO3 NaCl AgCl अरे ये क्या हुआ? नीचे सर क्वेश्चन चलो एक बार कितना भी क्लिक कर दो सर शेयर में बताओ AgNO3 NaCl AgCl और NaNO3 है सिल्वर नाइट्रेट हो गया, फेरस सल्फेट हो गया। कंसीडर द अबव मेंशन्ड टू केमिकल इक्वेशन विद टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ एरोज along with products. What do you these two different arrows indicate? ये दो different arrows क्या indicate कर रही है? अरे एक H2S क्या हो रही है? गैस इवॉल्व हो रही है। और अगर नीचे वाला एरो हो तो वो प्रेसिपिटेट हो, shows the gas evolved here. Hydrogen being highly inflammable gas and oxygen being a supported of combustion. Yet water, which is a compound made up of hydrogen and oxygen, is used to extinguish fire. By hydrogen तो एक ऐसी चीज है जो कैसी है? हाईली इन्फ्लेमेबल। और ऑक्सीजन क्या है? जो आग को सपोर्ट करती है ना? और वाटर क्या है? इन दोनों से मिला हुआ चीज। उसे हम फायर के ऊपर डाल दे तो आग बुझ जाती है। क्यों? वाई? हाँ बता। क्योंकि केमिकल रिएक्शन के बाद सारी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है चेंज हो जाती है और जो नया कंपाउंड बनता है उसकी प्रॉपर्टीज सारी नहीं होती है। इट इज बिकॉज प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड H2 आर डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट H2 एंड O2। अब देखो, नेम द प्रोडक्ट्स फॉर्म्स ऑन स्ट्रांगली हीटिंग फेरस सल्फेट क्रिस्टल। अब इसका आंसर मैं सृष्टि बताइए बेटा। फेरस सल्फेट क्रिस्टल को हमने स्ट्रांगली हीट किया है। What type of chemical reaction occurs in this change? एक तो इसका ये बता प्रोडक्ट क्या बनेगी। फेरस सल्फेट क्रिस्टल को हीट करा आपने स्ट्रांगली, तो क्या ऑब्जर्व कर रही है? तो उस रिएक्शन से वो करीबी है हमने वो एक्टिविटी, क्या ऑब्जर्व किया? हाँ बेटा, सृष्टि ना बोल, सभी NO2 और O2, NO2 और O2, फेरस सल्फेट, SO2 और क्या प्रोडक्ट बना है? ये कौन सा टाइप ऑफ रिएक्शन है? डिकम्पोजिशन में कौन सा? थर्मल डिकम्पोजिशन। कलर का क्या चेंज है? पहले कैसा कलर था और अब बाद में कैसा था? फेरस सल्फेट क्रिस्टल का कैसा कलर था? ग्रीन कलर था। और उसके बाद फेरिक ऑक्साइड बन गया, उसका कैसा कलर है? बोल क्यों रहे हो? ब्राउन। फेरिक ऑक्साइड रस्ट का फॉर्मूला भी यही होता है, थोड़ा ध्यान रखो। ब्राउन। SO2 और SO3 decomposition reaction. What is an exothermic oxidation reaction? Give an example of oxidation reaction. देखो बेटा, ये क्वेश्चंस जो है ना मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, बट इनकी कोई लिमिट नहीं है। इतने सारे क्वेश्चंस हैं, बार बार रिपीट होते रहेंगे, ठीक है ना? Describe an activity demonstrate the change of takes place when white silver chloride is kept in sunlight. White silver chloride को जब हम सनलाइट में रख देंगे तो क्या हो जाएगा? फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। सिल्वर और क्लोरीन अलग अलग हो जाएंगे। बहुत सारे, इसमें ना कोई लिमिट ही नहीं है, इतने क्वेश्चन निकाल के आते हैं। मैग्नीशियम रिबन बर्न होने वाली एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है ये। डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट डाल दिया। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? सिर्फ एक ही आयन का डिस्प्लेस होकर के जाता है दूसरे में, और डबल डिस्प्लेसमेंट में दोनों ही कंपाउंड को अपने आयन्स को एक्सचेंज कर देते हैं। तो बस अब मैथ ही स्टार्ट करते हैं। तो भाई ये केमिकल जो ये क्वेश्चंस है ना, अभी मैं तुम्हारे को जाने से पहले निकाल के दे दूंगा इनके प्रिंट। क्वेश्चंस के तो नहीं निकाल के दूंगा, सिर्फ उसके निकाल के दूंगा।
क्वेश्चन के भी दे दीजिए। यार क्वेश्चन के ना मैं तुम्हारे को एक बात बताऊं,